नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बताएंगे मिड डे प्राइम की शुरुआत में पीएम मोदी के विदेश दौरे के बारे में। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम और खास है। भारत न्यूजीलैंड संबंधों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जानना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत होंगे, क्या कुछ इस दौरे से निकलकर सामने आएगा, ये जानने की कोशिश होगी। मिड डे प्राइम की दूसरी बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस में कलह से जुड़ी है। चन्नी नाराज है और वे प्रदेश प्रभारी से मिलने को तैयार नहीं है। 5 दिन के दौरे का आज आखिरी दिन है, लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि आज चन्नी गुट प्रदेश प्रभारी से मिल सकता है। हालांकि 4 दिन गुजर गए तो आज मिलकर क्या समाधान निकलेगा या फिर मुलाकात महज सिर्फ खाना पूर्ति होगी, इस पर भी होगी विस्तार से बात। अगली खबर जुड़ी हुई है मानसून से। मानसून आया, मुसीबत लाया। कहां कहां बारिश से हाल है बेहाल, इस पर भी होगी बात। आपको एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश होगी। आज की एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। टीएमसी की लड़ाई अधिकार तक पहुंच गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी होगी बात। मिड डे प्राइम की आज की आखिरी खबर अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई है। दोनों तरफ से एक बार फिर रुक रुक कर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या संघर्ष विराम कमजोर पड़ रहा है। हर खबर पर होगी विस्तार से बात, मगर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कुछ देर में न्यूजीलैंड पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी और मजबूती। भारत ऑस्ट्रेलिया में दिखी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। एंथनी अल्बनीज के साथ मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ओलंपिक और बिग बैश लीग भारत में खेले जाने की बड़ी घोषणा। अधिकार पर आई टीएमसी की लड़ाई। आज चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करेंगे ऋतव्रत बनर्जी। ममता गुट पहले ही दाखिल कर चुका है जवाब। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में कलेश जारी। नाराज चन्नी गुट आज भूपेश बघेल से कर सकता है मुलाकात। प्रदेश प्रभारी के 5 दिन के पंजाब दौरे का आखिरी दिन आज। रामनगरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चंदा गबन मामले पर हो रही बयानबाजी पर विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, डबल इंजन सरकार नहीं करती भेदभाव। अमेरिका ईरान के बीच तेज हो रही जंग। ईरान बोला हॉर्मुज में दखल दिया तो भुगतने होंगे परिणाम। अमेरिका का 2 दिन में 170 ठिकानों पर हमला। और लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस की एंट्री। एम्बापे और डेम्बेले के गोल से मोरक्को पस्त। आज देर रात स्पेन और बेल्जियम की भिड़ंत। और अब मिड डे प्राइम में आज की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दौरा पूरा हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचने वाले हैं। मौजूदा 3 देशों की यात्रा का यह अंतिम चरण होगा। 1986 के बाद यानी 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा हो रहा है। पीएम की यह यात्रा केवल एक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण अवसर होगा। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड की यात्रा में पीएम मोदी का फोकस इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी रहेगा। और भारत और न्यूजीलैंड की जब बात होती है तो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की होती है, जो सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक अध्याय है। एफटीए की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि न्यूजीलैंड ने अपनी सभी 8,284 टैरिफ लाइनों पर भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क समाप्त कर दिया है। यानी भारत के 100% निर्यात को शून्य शुल्क पर बाजार मिलेगा। इससे वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मा, प्लास्टिक, रबर, कृषि उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बड़ा फायदा होगा।
तो एफटीए में भारत का 100% निर्यात ड्यूटी फ्री, 8,282 टैरिफ लाइंस पर शुल्क जीरो हो गया है। एक बड़ा बाजार मिल रहा है भारतीय उत्पादों को, जिसमें भारतीय कपड़े हैं, लेदर है और फुटवियर है, जिस पर जीरो शुल्क हो गया है। इंजीनियरिंग गुड्स, दवाओं पर जीरो ड्यूटी इससे हो गई है। तो ये ऐतिहासिक एफटीए है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आभूषण, जवाहरात पर भी शुल्क जीरो हो गया है। ये तमाम उत्पाद जीरो शुल्क के साथ बाजार में पहुंचेंगे। इसके साथ ही प्रोसेस्ड फूड पर भी जीरो ड्यूटी होगी। तो ये एफटीए अपने आप में ऐतिहासिक कहा जा रहा है, क्योंकि भारत का 100% निर्यात ड्यूटी फ्री इससे हो गया है। 8,282 टैरिफ लाइंस पर जीरो शुल्क होगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम उत्पाद हैं जिन पर जीरो शुल्क होगा। तो भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजारों में जो शुल्क है वो जीरो शुल्क पर ये उत्पाद पहुंचेंगे। तो तमाम पेशेवर हैं, उद्यमी हैं, किसान हैं, उनको इससे फायदा होगा। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मोनपोई साइओई ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता सहयोग के नए अवसर खोल सकता है। दोनों देश मिलकर व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश सकते हैं। ऑकलैंड में हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। The free trade agreement is a great opportunity for our two countries to work together. We have complementary economies. The New Zealand side is very strong in their primary industries. They are very strong in horticulture, in dairy, in agriculture. And our side, we have scale and we have the manpower. And as you know, we have done a lot of good joint ventures with other countries around the world. And there is also this opportunity for investment by New Zealand businesses in India. And so I believe that if we work together, we can co-partner, we can co-create, and then we can have innovations which are good for both countries, and then we can sell to further markets as well. भारत और न्यूजीलैंड के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि ऐसे में दोनों देश मिलकर प्रभावी साझेदारी की मिसाल दुनिया के सामने रख सकते हैं। Mahasagar vision, which is the free and open Indo-Pacific as well. So New Zealand and India being maritime nations, there's a lot of connect. So our oceans connect us. They give us our wealth. And we need resilient supply chains. We need each other. Also, last year, there is Combined Task Force 150, which New Zealand was leading. It's a multi-nation force. India was part of that. And our INS Tarkash, Indian Navy ship, they seized 2.5 tons of narcotics through the CTF 150 in the western part of the Indian Ocean region. I wanted just to demonstrate and highlight that this is the kind of cooperation we can do together. तो कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा, इसी पर बात करेंगे। राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला दौरा कितना महत्वपूर्ण है रणनीतिक रूप से, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के रूप में? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड पहुंचना हमारा जो डिप्लोमेटिक फुटवर्क है एक्ट ईस्ट नीति के तहत उसके एक प्रोएक्टिव नेचर को दिखाता है कि हम इसके पहले हमने देखा है कि फिजी भी एक देश न्यूजीलैंड के बगल में भी है, वहाँ पर भी 3 दशकों बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ पहुँचे। तो इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, उन तक पहुंचना और अपनी डिप्लोमेटिक फुटवर्क को दिखाना, अपनी एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन के बारे में बताना, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव है, ये एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे छोटे जो आइलैंड नेशंस हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे बड़े पड़ोसी हैं और वो इस वक्त जूझ रहे हैं चीन की आक्रामक नीतियों और उसकी डेड डिप्लोमेसी से, और उससे निपटने के लिए भारत और जापान जैसे देशों की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका अब इंडो पैसिफिक में उतना इंटरेस्टेड नहीं है।
पैसिफिक आइलैंड देशों में उसने पहले ही अपनी दिलचस्पी खो दी है यूएसएड जैसे प्रोग्राम बंद करके। तो इन छोटे देशों के विकास के लिए, इन छोटे देशों की जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के और आर्थिक विकास को लेकर जो चिंताएं हैं, उनको सुलझाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड का साथ आना जरूरी है। द्विपक्षीय स्तर पर जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि जो हमारा एफटीए है वो एक बड़ा गेम चेंजर है। भारत न्यूजीलैंड से बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे आयामों में सीख सकता है। इसमें एग्रीकल्चर का सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर और जो कृषि से जुड़े हुए पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, इंटरनेशनलाइजेशन और एक्सपोर्ट की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में भारत न्यूजीलैंड की बेस्ट प्रैक्टिस से सीखकर अपने कृषि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्थापित कर सकता है। दूसरी बात है कि भारत को एक नया बाजार मिल रहा है। जब टैरिफ लाइंस जीरो हो गई हैं 8,282 आइटम्स पर, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात सिर्फ एफटीए नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इसके साथ साथ 20 बिलियन का निवेश। दुनिया का कोई देश ऐसा एफटीए नहीं बनाता है जिसमें कि एफटीए तो सिर्फ बाजार और व्यापार के लिए होता है। इस समझौते के तहत 20 बिलियन का निवेश भारत में करना और साथ में लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, ये दो नई खास चीजें हैं जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए में भी देखी, कनाडा के साथ भी हम देख रहे हैं, सभी देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ उस पर निगोसिएशन चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जो लेबर सेक्टर है, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर दोनों, सर्विसेज सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे जो लेबर फोर्स काम करती है, उनके लिए भी नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मुहैया कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड में मुझे लगता है कि क्योंकि वो एक छोटा देश है और रिसोर्स वाइज वो काफ़ी मजबूत हैं, तो उनके लिए लेबर फोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और इसीलिए न्यूजीलैंड ने खुशी खुशी इस एग्रीमेंट को साइन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें हमने पिछले महीने देखा कि क्वाड की मीटिंग में फिजी के साथ, फिजी में एक पोर्ट बनाने की बात क्वाड देशों की हो रही है। न्यूजीलैंड उसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब न्यूजीलैंड भी चाहता है कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बने इस हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो सुरक्षा है उसमें भी वो अपनी भूमिका अदा करे और भारत के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तो दोस्ती है ही, भारत के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर वो अपनी इस भूमिका को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को भारत में बहुत दिलचस्पी है। आज एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पे भारत ने दिखाया है कि इंडो पैसिफिक में उसकी न सिर्फ दिलचस्पी है बल्कि उसके बड़े स्टेक्स हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमने अपनी इनवर्ड लुकिंग जो नीति थी उससे बाहर निकलकर जब हम इन देशों के पास जाते हैं तो हमें एक म्यूचुअल गेन होता है, दोनों ही पक्षों को उसमें फायदा होता है, उसमें उन दोनों की बिल्कुल विकास। इसी द्विपक्षीय साझेदारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन हम अपने दर्शकों को पहले कुछ दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर वहां बसा भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने। मोदी के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर यहाँ पर भारतीयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वो उत्साह तमाम लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके से वो अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में, सो या वेरी एक्साइटेड, वेरी ईगर टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मैं कहना चाहता हूँ, मैं 10 साल हो गए यहाँ न्यूजीलैंड में आए हुए। हम तब से सोच रहे थे कब मोदी जी आएंगे, अब हमारा सपना पूरा हो रहा है। It's a pleasure to have such an esteemed Prime Minister to be here and we're all looking for it. Very happy for that. He's a big leader, very popular leader. मेरे बॉस ने बताया कि your Modi is coming today, right? Yes, he's a popular leader and yeah, we are very happy. उनका जो ऑरा है एज अ पॉलिटिकल लीडर और एज अ पर्सन बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत इंस्पायरिंग है और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो बहुत खुश महसूस कर रहे हैं सर, बहुत ही खुश। इतने बड़े लीडर्स हम यहाँ पे आ रहे हैं आफ्टर 40 years, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू द कंट्री, तो काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आगे भी एनहांस होंगी। वेरी हैप्पी टू हैव हिम हियर एंड इट्स अ प्लेजर टू सी हिम। सभी को इंतजार है जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो वो क्या कुछ बातें कहेंगे और क्या कुछ बातें सामने रखेंगे। आर्येंद्र प्रताप सिंह, कैमरा सहयोगी जयशंकर के साथ, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
तो वहाँ पर जो भारतवंशी हैं उनमें उत्साह जो है वो गजब का है और वो प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारतवंशियों के चेहरे पर मुस्कान वहाँ पर हम देख रहे हैं, जिस तरह से उनकी बेसब्री देख रहे हैं, इसकी क्या वजह आप पाते हैं? 4 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं, किस तरह की उत्सुकता है और किस तरह की अपेक्षाएं भी हैं? देखिए, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो अगर हम विश्व का मैप देखें तो उसमें एक तरह से भौगोलिक तौर पर अलग थलग पड़ा हुआ देश है। उनकी विदेश नीति और न्यूजीलैंड का कल्चर भी यही कहता है कि हमें दुनिया की तमाम सुरक्षा की जो चिंताएं हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम तो दुनिया से अलग कटे हुए हैं। ये बात डायस्पोरा के जो भारतीय और भारतवंशी हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं थी कि हम तो अलग पड़े हुए हैं, हमें पूछने कौन आएगा। तो मोदी जी का वहां पर जाना और उन लोगों से मिलना, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने की जो अभी बात हो रही है, कुछ ही देर में शायद वो संबोधित करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 2 मैसेज जाते हैं। पहला तो ये है कि भारतीय या भारतवंशी दुनिया के किसी कोने में हो, वो भारत सरकार के और प्रधानमंत्री के निगाह से दूर नहीं है। ये जो म्यूचुअल जो कनेक्ट है, अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मोदी जी ने कहा कि भारतीय और भारतवंशी जो है वो एक लिविंग ब्रिज है भारत और उसके मित्र देशों के बीच में। तो इस बात को कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड में भी चरितार्थ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड में ट्रेडिशनली 5वीं 6वीं 7वीं जनरेशन के जो डायस्पोरा के लोग थे उनकी संख्या कम है। हाल के वर्षों में पिछले 3-4 दशकों में भारत से गए हुए चाहे वो NRIs हों या जिन्होंने वहाँ परमानेंट रेजिडेंटशिप ले ली हो, ऐसे लोग हैं जिनकी भारत से अभी तक जड़ें कटी नहीं हैं, वो भारत को भूले नहीं हैं, उनके परिवार उनके रिश्तेदार आज भी भारत में हैं। तो भारतीय राजनीति, भारत का विकास और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है उससे वो कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहाँ जाना और भारतीयों को संबोधित करना ये बात भी दिखाता है कि डायस्पोरा न सिर्फ भारत की विदेश नीति का एक अहम स्तंभ है, बल्कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, विकसित भारत 2047 की जो बात है, उसमें भी उनका योगदान है। क्योंकि न्यूजीलैंड जैसे देश में दुनिया के किसी भी देश ने, किसी भी देश के नेता ने जाकर अपने डायस्पोरा को संबोधित नहीं किया। तो अपने आप में आप न्यूजीलैंड में मैं जा चुका हूं और वहाँ की जो ओवरऑल वहाँ का कल्चर है उनके लिए ये एक क्रांतिकारी बात है, एक रिवोल्यूशनरी बात है कि किसी दूसरे देश का नेता आके अपने डायस्पोरा को संबोधित करेगा। और ये मुझे लगता है जब ये इवेंट शुरू होगी तो उसमें न्यूजीलैंड के जो राजनेता हैं वो इस बात को दिखाएंगे, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी ने दिखाया कि इतनी जनता और इतना जनसमूह जो उमड़ा है उसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे छोटे देशों के लिए बहुत बड़ी बात है। उनके यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा कोई घटना हो जाए या कोई ऐसा इवेंट आ जाए तभी इतने लोग इकट्ठा होते हैं, वरना अपने आप में अपने ही कामों में और अपने सोसाइटी और लोकल। बिल्कुल राहुल जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो लोग सोचते थे कि हमारी जड़ों से हम जुड़े रहें, उन जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है और उन्हें जमाने का काम किया है। इसीलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं और वहां पर जो भारतवंशी होते हैं, प्रधानमंत्री का वहां जाना एक अभिभावक के तौर पर उनके लिए हीलिंग टच का काम करता है। और यही मजबूती कितनी महत्वपूर्ण होती है विदेशों में, हमारे भारतवंशियों की वहां पर मजबूत होना और उनका वहां पर मजबूत होना यहाँ पर भारत को किस तरह से प्रभावित करता है, ये भी आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। जी देखिए, डायस्पोरा से कनेक्ट करना एक बड़ी सॉफ्ट पावर कही जाती है। जी, आपने बहुत अच्छी 2 बातें कही, एक तो सॉफ्ट पावर की बात और दूसरी आपने शब्द इस्तेमाल किया अभिभावक। तो मोदी जी की जो संबोधन, उनके भाषण हैं वो कमोबेश उसी भूमिका में दिए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ये तीसरी बात ये कह रहा था कि जो दुनिया भर में जो डायस्पोरा है, किसी भी देश का डायस्पोरा जो अमेरिका में है, जो यूनाइटेड किंगडम में है, दुबई में है या सऊदी अरब में है, विकसित बहुत बड़े विकसित देशों में जो राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर बहुत केंद्रीय स्थान रखते हैं विश्व राजनीति में, उनमें तो बहुत सारे देशों के नेता जाते हैं और बातें करते हैं। न्यूजीलैंड जैसे देश में या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जाकर अपने लोगों से, भारतीयों और भारतवंशियों से मिलना, उनकी चिंताओं, उनकी आकांक्षाओं को जानना, उनको भारत के बारे में बताना और उनको भारत से कनेक्ट करना, जड़ों से वापस जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन ये है
कि आज देखिए सॉफ्ट पावर की जो अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो सॉफ्ट पावर की बात तो पिछले 4 दशकों से हो रही है। दुनिया के ज़्यादातर देश और ज़्यादातर पॉलिसी मेकर्स यही समझते हैं कि सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता सीधे तौर पर अगर दूसरे देश को प्रभावित करे। उस सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट में आज डायस्पोरा एक नया आयाम बन के आया है भारतीय विदेश नीति के जरिए। इससे पहले सॉफ्ट पावर में डायस्पोरा को इतना बड़ा स्थान नहीं मिला था। और डायस्पोरा क्या क्या कर सकता है एक देश के दूसरे मित्र देश के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में, या एक देश की अपनी जो डायस्पोरा से कनेक्ट की नीति है उसको कैसे आगे बढ़ाने में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ भारत का सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन इससे बढ़ रहा है एक्ट ईस्ट और महासागर नीति के तहत, बल्कि हमारे इन देशों के साथ, मित्र देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। क्योंकि इन देशों के नेताओं को और उनके पॉलिसी मेकर्स को भी एहसास होता है कि अगर एक प्रधानमंत्री के आने पर ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लीजिए, 30,000 की जनता आकर उमड़ सकती है, तो उसके कहने पर दोनों देशों के बीच में संबंध कितने अच्छे या बुरे हो सकते हैं, या राजनीति पर कैसा असर पड़ सकता है अगर हम परमानेंट रेजिडेंट्स और डायस्पोरा को देखें। बिल्कुल, तमाम संबंधों को बहुआयामी उड़ान देता हुआ दिखाई प्रधानमंत्री का ये दौरा दे रहा है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पर चर्चा के लिए राहुल जी। धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न स्टेडियम में बनी क्रिकेट गैलरी का विजिट किया। गैलरी में दुनिया के दिग्गज क्रिकेटरों की तस्वीरें हैं। गैलरी में सचिन तेंदुलकर और सर डॉन ब्रैडमैन की प्रसिद्ध तस्वीर भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ को स्मारिका भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने तकनीक को ही नहीं बल्कि खेल को भी डेमोक्रेटाइज किया है। स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में खेल इंफ्रा लगातार बढ़ रहा है। भारत 2030 में भारत कॉमनवेल्थ का आयोजन करने जा रहा है। वहीं 2036
ओलंपिक आयोजन की दावेदारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों और उनके युवाओं के बीच खेल का सेतु भी बड़ा लिंक है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि बिग बैश लीग पहली बार भारत में खेली जाएगी और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। I announced that Australia will bring the Big Bash League to India for the first time. The season opener for this summer's Big Bash between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers will be played in Chennai on Saturday the 12th of December. And it will kick off a week-long G'day Namaste festival of Australian sport, culture and business engagement. ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खेलों में बेहतर सहयोग के लिए एक रोड मैप भी जारी किया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पहल की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने कहा कि ये रोड मैप स्पोर्ट्स साइंस, बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी और व्यापार, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में अवसरों को बढ़ाने में सहयोग को बढ़ावा देगा। And I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारत में 2036 ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हर स्तर पर दोस्ताना मुकाबले, जबरदस्त प्रतियोगिताएं और आपसी सहयोग बढ़ेगा। We are hosting the 2030 Commonwealth Games, Australia hosting the 2032 Olympics, and India bidding for the 2036 Olympics, which I'm certain Australia will support. There is a decade of opportunity ahead of us for more friendly rivalry, serious contests and increased cooperation right across the board. ऑस्ट्रेलिया दौरे की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों और वहां के प्रधानमंत्री का आभार जताया। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में पीएम मोदी ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया की मेरी यात्रा के समापन पर मैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां के लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी का भी उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस यात्रा के नतीजों ने हमारी साझेदारी को और मजबूत किया है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। आने वाले समय में इससे मिलने वाली गति का लाभ हमारे देश और पूरी दुनिया को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में कलेश जारी है। पंजाब कांग्रेस में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के पंजाब दौरे का आज आखिरी दिन है। इस दौरे के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी भूपेश बघेल से दूरी बनाए हुए नजर आए हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि दौरे के अंतिम दिन चन्नी गुट के नेता भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपना पक्ष रख सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को चन्नी गुट ने भावी रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक के बाद विधायक राणा गुरजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि अब तक भूपेश बघेल से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वे जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। वहीं पार्टी में मचे इस बवाल पर
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। दूसरी तरफ चन्नी खेमे के करीबी और विधायक प्रगट सिंह का कहना है कि पार्टी हाईकमान पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और वे बघेल के समक्ष अपनी सभी बातें विस्तार से रखेंगे। हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, भूपेश बघेल के दौरे का आज आखिरी दिन है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक घमासान है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रमा, बिल्कुल ये जो घमासान है, ये जो इनफाइटिंग है कांग्रेस के बीच में, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को जड़ों से हिला रही है पंजाब में। और अभी जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आ रही है कि भूपेश बघेल के दौरे का आज आखिरी दिन था, मगर उन्होंने अपने दौरे को एक्सटेंड कर दिया है और जितना दबाव जो है कांग्रेस हाईकमान पर था और भूपेश बघेल पर था और कांग्रेस के अंदर जो इनफाइटिंग चल रही थी, उसे देखकर जो है रुख नरम किया है कांग्रेस हाईकमान ने भी और भूपेश बघेल ने भी। क्योंकि भूपेश बघेल जब आए थे उन्होंने कहा था कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, हम कोई बदलाव नहीं करने वाले और जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वही रहेंगी। मगर फिलहाल जो ताजा जानकारी हमारे पास छन छन कर खबरें आ रही है वो ये है कि कल जो है चरणजीत सिंह चन्नी धड़े के साथ मुलाकात हो सकती है। कल सुबह तकरीबन 11 बजे का समय निश्चित किया गया है और यह मुलाकात का स्थान बस तय किया जा रहा है। और इसके साथ ही इस चीज पर भी बातचीत हो रही है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव चरणजीत सिंह चन्नी खेमा अपना भेज सकता है, अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि भूपेश बघेल के साथ बातचीत करेंगे। अब दरअसल ये जो मुलाकात है ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि शुरुआत में भूपेश बघेल का रुख कुछ और था और अब रुख जो है वो बदलने लगा है। तो उसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि अभी लेटेस्ट जो है पिछले 5 दिन में भूपेश बघेल ने जितनी भी मीटिंग्स की उनमें चन्नी खेमे का कोई भी नेता शामिल नहीं था। और चन्नी खेमे के जितने भी नेता हैं उन्होंने ये साफ कर दिया था कि ना तो वो भूपेश बघेल के साथ मुलाकात करेंगे, और जो छन छन कर खबरें हमारे पास आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो राजा वड़िंग के साथ जो है वो शेयर नहीं करेंगे पोडियम, यानी कि वो मुलाकात नहीं करेंगे ऐसे माहौल में जहां पर राजा वड़िंग भी मौजूद हो और जहां पर जो है इस तरह की बात हो कि उन्हें ही अध्यक्ष बनाकर रखा जाए। अब सीधे तौर पर 2 ही मांगे हैं। एक है चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया जाए, दूसरा उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और इसके साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। व्यक्ति गाना गा रहा है जिसमें कि कर कर जो है वो गल चली की जो चन्नी है उन्हीं की सरकार दोबारा आनी चाहिए, यानी कि वो पंजाबी में कहा गया है, मगर उसका जो अर्थ है, जो निष्कर्ष है वो यही निकलता है। अब यहां पर जो है फिलहाल हालात ऐसे बने हुए हैं कि एक तरफ चन्नी खेमा जो पूरी तरह से अडिग है, जिसमें कि कांग्रेस की सरकार के जो पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के रह चुके हैं वो सारे तकरीबन सारे मौजूद हैं। उसमें तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, भरत भूषण आशु मौजूद हैं, विधायक मौजूद है बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा, किक्की ढिल्लो, कुशलदीप ढिल्लो। तो ये सारी एक लॉबी है। प्रगट सिंह मौजूद है और प्रगट सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि देखिए हम बातचीत करना चाहते हैं, मगर इसके साथ ही हम हाईकमान के लूप में है, यानी कि हाईकमान को इस पूरे मैटर में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में लूप में रखा गया है। इसके साथ ही जो अभी लेटेस्ट जानकारी आ रही है उसके साथ दरअसल क्या है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो पहले विधायक रह चुके हैं चमकौर साहिब से। चमकौर साहिब उनका विधानसभा क्षेत्र है जिसके तहत मोरिंडा इलाका आता है और मोरिंडा इलाके में म्युनिसिपल काउंसिल के तहत आज मेयर का चुनाव होना है, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी इस समय व्यस्त बताए जा रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि जो मुलाकात है भूपेश बघेल के साथ वो आज ही होनी थी, मगर उनकी व्यस्तता के चलते और इसके साथ ही अगली रणनीति जो है चन्नी खेमा बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेना चाहता है, क्योंकि इसमें जो है राणा गुरजीत एक बहुत ही अहम किरदार है। वो विधायक भी हैं, वो चन्नी खेमे में भी हैं और इसके साथ ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर लॉबिंग भी कर रहे हैं। अक्रॉस दी पार्टी लाइंस जो है राणा गुरजीत के बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। गुरमीत, जिस तरह से आप ये गुटबाजी बढ़ते हुए बता रहे हैं, किस तरह की मुश्किलें कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगभग रमा आप मानिए कि 2022 जैसी खड़ी हो गई। 2022 में
कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, उस समय यह उम्मीद थी कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू कोई ऐसा जो है पैराशूट से आकर जो है सीधा अध्यक्ष बनकर पंजाब कांग्रेस को एक नई जान फूंक देंगे। मगर हुआ यह कि जो धड़ेबंदी थी, जो गुटबंदी थी, वो इतनी ज्यादा थी कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वोट किसको डालें। और इस समय जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जो अध्यक्षता है उसकी खिलाफत के लिए सभी लोग एकजुट तो हुए हैं, सभी नेता एकजुट तो हुए हैं, मगर आखिर में ये जो एकजुटता है ये कब तक बरकरार रहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें जो है इस एकजुट खेमे में भी जो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मौजूद हैं, उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और यहां पर देखिए ओपी सोनी पहले दिन जो है चरणजीत सिंह चन्नी के साथ दिखाई दिए, पर उसके बाद वो भूपेश बघेल के साथ भी दिखाई दिया। अब ये जो खेमा है, जो चन्नी खेमा है, उसका ये कहना है कि भूपेश बघेल देखिए पांचवा दिन उन्हें हो गया है और उन्होंने लगातार मीडिया से अनऑफिशियली बातें की हैं और उन अनऑफिशियल बातों में कहा है कि जो राजा वड़िंग का खेमा है और जो भूपेश बघेल है, उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे किसी भी जो है ऐसे नेता से मुलाकात नहीं की है कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो। हालांकि एक दो नेताओं से मुलाकात हुई, मगर बियॉन्ड दैट किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई। दूसरा, इस बीच एक घटनाक्रम यह हुआ कि जिसमें ये दिखने लगा कि दोनों तरफ से जो है रसाकशी बहुत तेज है। मदन लाल जलालपुर जो कि चन्नी खेमे के विधायक हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस के द्वारा एक्शन लिया गया और उन्हें डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा अनुशासन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया और बात सिर्फ इतनी हुई थी कि उन्होंने मीडिया में बयान दिया था भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल को लेकर। देखिए ये जो चन्नी का खेमा है, चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा, उसमें सुगबुगाहट ये है कि जो भूपेश बघेल हैं वो वन साइडेड गेम खेल रहे हैं यहां पर आकर पंजाब में। इसके साथ ही वो नाम लेते हैं केसी वेणुगोपाल का कि केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, ये जो खेमेबाजी बढ़ गई है, इससे कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अब देखिए क्या होता है, आप नजर बनाए रखिए। भूपेश बघेल ने हालांकि अपना कार्यक्रम जो है फिलहाल वहां पर बढ़ा दिया है, किस तरह से टैकल करते हैं देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया गुरमीत तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मानसून की। देश भर में मानसून अब पूरे शबाब पर है। उत्तर से दक्षिण और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी है, तो कहीं लगातार हो रही बारिश और जलभराव ने जनजीवन की रफ्तार को प्रभावित किया है। कई जगहों पर सड़कें पानी से भर गई हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से मॉनसून की ये तस्वीरें हैं। अंबाला, लखनऊ, रुद्रप्रयाग, गंगटोक और राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। जहां एक तरफ बारिश से लोगों को राहत मिली है गर्मी से, तो वहीं दूसरी ओर ये बारिश परेशानी का सबब भी बनती हुई नजर आ रही है। ये अंबाला हरियाणा की तस्वीरें हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी के लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सिक्किम के गंगटोक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो जलभराव दिखाई दे रहा है, हालांकि पहले की अपेक्षा ये थोड़ा कम भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कई जगह पर अभी भी नदियां उफान पर हैं। जैसे कि उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंबाला हरियाणा में भी आप देख रहे हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है, लखनऊ यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं और गंगटोक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जलभराव ने मुश्किलें भी पैदा की हैं। लेकिन प्रशासन की जो सतर्क नज़र है वो भी बनी हुई है और तमाम जो स्टेप्स हैं, जो तमाम कदम हैं, वो उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन पर अब साफ दिखाई दे रहा है। सिरमौर, शिमला और नाहन समेत कई इलाकों में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कहीं सड़कें बंद हैं तो कहीं जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। आइए देखते हैं हिमाचल के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें। तो ये शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाहन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिरमौर से आप देख रहे हैं बारिश किस तरह से परेशानी का सबब बनी हुई है, किस तरह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जो लोग अपने कार्यस्थलों पर जा रहे हैं, उनके लिए किस तरह की दिक्कतें हो गई हैं। लगातार बारिश का सिलसिला वहां पर जारी है और मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का अलर्ट वहां पर जारी किया है
और उसके साथ ही जिस तरह की दिक्कतें वहां पर बढ़ी हैं, ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिमला की हैं, नाहन की हैं और सिरमौर की तस्वीरें हैं कि किस तरह से जनजीवन वहां पर इस बारिश से प्रभावित हुआ है। और उत्तराखंड में भी भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में मार्गों पर भूस्खलन होने और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहे हैं। उत्तरकाशी में नालू पानी नगून के पास भूस्खलन होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सयाना चट्टी के पास 100 मीटर सड़क तबाह हो गई है, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है। एक अधिकारी के मुताबिक यमुनोत्री मार्ग बंद होने के समय 80 से 120 तीर्थयात्री वहां मौजूद थे, जिनमें से करीब 100 को जानकी चट्टी में रोक दिया गया है। पहाड़ों में लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश में भी हालात बिगड़े हुए हैं। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने कहा है कि मॉनसून के लिए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आपदा प्रबंधन अधिकारी जमीनी स्तर पर तैनात हैं। भूस्खलन की वजह से बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सड़कें बंद हैं, उन्हें खोलने की कोशिशें जारी हैं। सभी को सतर्क रहने की सलाह दे दी गई है। जो मानसून है, आज इसका रेड अलर्ट कई जिलों के लिए जारी हुआ है और बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारी, सभी आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी एकदम सजग तरीके से तैनात हैं और जितने भी इसके कारण कहीं जल भराव की घटना हो या भूस्खलन से मार्ग बंद होने की घटना हो, इसमें तत्परता से कार्रवाई की जा रही है और सभी लोग अपने जगह पर मुस्तैद हैं। तो देश के कई हिस्सों से हमारे संवाददाता भी लगातार मौजूद हैं, जो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। शिमला से कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देहरादून से सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिब्रूगढ़ से सुबीना रॉय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की मुश्किलें वहां पर हैं और क्या कुछ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? जी रमा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते 36 घंटों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और बारिश जो है ज़रा भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश के इस वक्त 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि शिमला, सिरमौर और उसके साथ साथ सोलन जिला से कई प्रकार की खबरें आ रही हैं। कई जगह पर जो है भूस्खलन हुआ है, चलती गाड़ियों पर जो है पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, लोग जख्मी हुए हैं और कई अन्य मार्ग भी जो है बाधित पड़े हुए हैं। अकेले शिमला जिला में भी इस वक्त अब तक जो है पुष्टि की गई है प्रशासन द्वारा कि 27 सड़क मार्ग जो है बाधित हुए पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी मुख्य मार्ग हैं और जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, वो बहरहाल इस वक्त थ्रू हैं और उस पर जो है यातायात बहाल किया गया है। कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू जिला में भी हाईवे NH 305 जो है औट लुहरी के समीप खनाग के पास भी बाधित हो गया, वहां पर भी आवाजाही रुक गई है। वो मुख्य मार्ग है क्षेत्र को जोड़ने वाला और भी ऐसे कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ऐसे मार्ग बाधित हुए हैं और लोगों को जो है तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही देखा जा रहा है कि आज जो है लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि आज 2 दिन बाद जो है बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश नहीं रुकी है, जिसके चलते जो है लोगों को अपने दिनचर्या के कार्यों को जो है दफ्तर आने जाने में, चाहे वो स्कूली बच्चों को जो है स्कूल ले जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था शिमला में भी। वहीं अगर बात की जाए सोलन और सिरमौर की, तो सोलन और सिरमौर में जिला प्रशासन द्वारा आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसके तहत आज जो है इन स्थानों पर जो है जल भराव की जो है अधिक समस्या आ रही है। क्योंकि हम शिमला की जब हम बात करते हैं रमा, तो शिमला के एक ओर जो है यमुना नदी का तंत्र है, जिसे पांवटा साहिब का क्षेत्र, सिरमौर का क्षेत्र साझा करता है, और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो वहां पर सतलुज नदी का जो तंत्र है वो है। तो हर तरफ जो है नदी नाले उफान पर है और जगह जगह पर जो है पुलिया बहने का और कई जगह डंगे ढहने का समाचार मिला है। अभी अभी ताजा जो जानकारी मिली है वो नाहन शहर से मिली है। सिरमौर का जो मुख्यालय है नाहन शहर में 5 जो रिहायशी मकान थे उनके नीचे डंगा ढहने से वहां पर जो है इमरजेंसी में 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और वहीं अगर किन्नौर जिला की बात करें, एक उच्च जिला होने के बावजूद वहां पर जो है बारिश दर्ज की जा रही है। सांगला जो कस्बा है, सांगला कस्बे में जो एक मेन वैली ब्रिज जो बना है उसके नीचे से डंगा ढहने से भी वहां पर जो आवाजाही भी बाधित हुई है और कई घरों को भी वहां पर ढहने का खतरा बना हुआ है। सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, किस तरह से वहां पर स्थिति है और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जो गंगोत्री क्षेत्र है वहां पर बता रहे हैं कि कई जगह पर स्थिति चिंताजनक है।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है मौसम का अगर बताना चाहूँ, जो मौसम का यानी आज जो है 10 जुलाई है, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से जो 3 जिले हैं उसमें जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर शामिल है। और साथ ही देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें और हम पौड़ी की बात करें तो वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जहां तक बात करी जाए NH जो 34 है, जो गंगोत्री हाईवे है, वहां पर जो है लगातार जिस तरीके से भूस्खलन होने के कारण वो बंद हो गया था, उसको खोलने का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन की बात करी जाए या जिस तरीके से अधिकारी वहां पर लगातार फीडबैक दे रहे हैं, NDRF SDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं। BRO के द्वारा जो है लगातार जो है सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर बात करी जाए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार जो है साफ तौर से मुख्यमंत्री के निर्देश है, किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि 4 धाम यात्रा यहाँ पर चल रही है। जिस तरीके से क्योंकि लगातार मानसून बरस रहा है यानी बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करी जाए, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यात्री लगातार जो है 4 धाम यात्रा की ओर आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो मौसम की अपडेट लेकर वो निकले, क्योंकि लगातार सरकार का साफ तौर से कहना है, मौसम विभाग का भी कहना है कि आप जो है मौसम देखकर जो है यात्रा अपनी करें। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से आज स्कूल की भी छुट्टी है, अगर हम आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करी जाए, 1 से लेकर 12 तक की सभी जो कक्षाएं हैं वो बंद है। तो लगातार जो है प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। और साथ ही जो है अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में जो है ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो तमाम अधिकारी है या 13 जिले के जो DM है उनके साथ बैठक भी करी है। साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं, कहीं पर जो है लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं, यानी हम 11 तारीख की बात करें तो कल भी जो है अधिकांश क्षेत्रों में जो है बारिश देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस समय हम देहरादून के राजपुर रोड पर है, यानी मेरे पीछे जो है ये पहाड़ी है, मसूर की पहाड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है धुंध है चारों तरफ छाई हुई है और जो बूंदाबांदी यहाँ पर चल रही है। लगातार हम बात करें तो जिस प्रकार से जो जहां पर जो NH 34 जो हाईवे बंद है वहां पर उसको खोलने का काम किया जा रहा है। प्रशासन वहां पर लगातार काम कर रहा है। वहां NDRF की टीमें वहां पर पहुंच के, SDRF की टीमें पहुंच के BRO लगातार जो सड़कों को खोलने का काम कर रहा है। डिब्रूगढ़ से सुबीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबीना, किस तरह की स्थिति आप वहां पर देख रही हैं, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? जी, गुड आफ्टरनून रमा। यहाँ पे जो स्थिति है फिलहाल अभी नॉर्मल है असम की अगर आप बात कहें, लेकिन IMD ने जो है प्रेडिक्ट किया है कि आज से ही जो है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है, ना केवल असम में बल्कि मेघालय कहे, अरुणाचल प्रदेश कहे, और 10 से लगभग 14 के बीच तक जो है आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और उसके बाद येलो अलर्ट IMD ने घोषणा की है कि मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड कहे, तो इन सब एरिया में भी हैवी वर्षा होने की चांसेस है। और अगर आप नुकसान की बात कहें, किस तरीके से प्रशासन यहाँ पे काम कर रही है, पिछले कल ही जो है इंटर मिनिस्ट्रियल एक टीम आई है होम मिनिस्ट्री जिन्होंने धेमाजी और काचार में जाके असेस किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से इस बार कुछ दिन पहले जो एक भारी वर्षा हुई उसके वजह से जो कितना नुकसान हुआ उसका असेसमेंट के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ने जाके फ्लड पूरा वहां पे एरियाज में, लोकल एरियाज में जाके वहां पे असेस किए ताकि जो है उनका सही मुआवजा और रिहैबिलिटेशन रिलीफ एफर्ट्स तुरंत गवर्नमेंट जो है अप्लाई कर सके। और उसके बाद कल ही जो है अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में इस साल, क्योंकि बहुत ही क्लाउड बर्स्ट हुआ कुछ दिन पहले, जहां की घरों के पूरी घर बह गई। तो लोअर सियांग हो गया, ईस्ट सियांग हो गया, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जो मैक्सिमम इफेक्टेड है। उनमें से कुछ विलेजेस है जैसे बिल्कुल मुश्किलें जरूर है, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है, सभी इलाकों पर नजर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपने तमाम संवाददाताओं का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का स्मार्ट बॉर्डर विजन आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय पर आधारित है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है। सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सड़कों, सुरक्षा सुविधाओं और अन्य आवश्यक ढांचों का तेजी से विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि 2013 की तुलना में आज सीमा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव आया है और सरकार ने मजबूत सीमा व्यवस्था की मूल आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा किया है। विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ
बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतुप्रीत बनर्जी और उनका गुट आज तृणमूल कांग्रेस के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर अधिकार की लड़ाई के पक्ष में चुनाव आयोग के सामने कागजात पेश करेगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का गुट पहले ही चुनाव आयोग के सामने जवाब दाखिल कर चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद से ही लगातार नेता बागी हो रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तृणमूल कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। चुनाव आयोग का फैसला तृणमूल कांग्रेस का भविष्य भी तय करेगा। आगे बढ़ेंगे। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। तो अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान के गोलिस्तान प्रांत में चीन ईरान कॉरिडोर पर हमला हुआ है। इस कॉरिडोर का इस्तेमाल रूस भी करता है। उत्तरी ईरान के ताके खान रेलवे पुल को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पुल ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है क्योंकि इसके जरिए चीन और रूस के साथ व्यापारिक संपर्क बनाए जाते हैं। ये रेल मार्ग तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के रास्ते चीन तक पहुंचता है और हाल के समय में इसका महत्व बढ़ गया है। हमले की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों और आसपास के इलाके की पहचान से की गई है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी बताया कि 9 जुलाई की सुबह काला इलाके के पास एक पुल पर हमला हुआ था। बता दें, रूस 2025 के अंत से ईरान तक सामान पहुंचाने के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है और ये हमले की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हुई है। ईरान के रेल कॉरिडोर पर अमेरिका का हमला हुआ है। तो ये संघर्ष विराम कमजोर पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं और ये हवाई हमले बता रहे हैं कि संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के पास ये हमला हुआ है और हमलों के जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की है। तो लगातार ये जो संघर्ष ये जारी है। ईरान ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। संघर्ष विराम इससे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता भी इससे खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से तनातनी दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ताके खान पुल को भी इससे नुकसान पहुंचा है। रेल कॉरिडोर पर हमला हुआ है और इसका जो इस्तेमाल है वो चीन और रूस भी करते हैं। इस पुल का इस्तेमाल चीन और रशिया भी करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से चीन तक रेल मार्ग जाता है जिस पर कि हमला हुआ है और सैटेलाइट तस्वीरों से हमले की पुष्टि हुई है। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान ने 9 जुलाई की घटना की पुष्टि की है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये जो एक बार फिर से तनातनी शुरू हो गई है,
किस तरह से इसको देखते हैं? जो अंतरिम जो संघर्ष विराम की जो बात चल रही थी वो भी अब इससे खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यह तनातनी जो निश्चित तौर पे एक मिसकैलकुलेशन ईरान का है, क्योंकि जिस समय वो आयतुल्ला अली खामनेई की कह सकते हैं कि अंतिम क्रिया होने वाली थी, उसके पहले ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ड्रोन से हमला किया, कमर्शियल जो शिप्स थे। तो ये एक तरीके से कहें कि पूरा जो उकसावेबाजी वाली कार्रवाई इस समय ईरान ने की है, और ईरान ने जब ये कार्रवाई की उसके बाद अमेरिका ने अपनी तरफ से ये कार्रवाई की है। क्योंकि देखिए, दोनों का बॉटम लाइन है और पूरी दुनिया का बॉटम लाइन ये है कि जो पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसे खाली होना चाहिए। ईरान इसे नहीं मानता। ईरान अब चाहता है कि किसी न किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका नियंत्रण कायम हो जाए। अमेरिका भी नहीं चाहता दुनिया के अन्य देशों की तरह। जो संघर्ष विराम है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता है, इसका दिखाई दे रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व पर पड़ने की उम्मीद है। आप नजर बनाए रखिए। अखिलेश सुमन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।